10 साल सिर्फ समय नहीं बदलता, इंसान भी बदल जाते हैं। लेकिन क्या कुछ रिश्ते इतने लंबे समय बाद भी वहीं खड़े रहते हैं, जहां उन्हें छोड़ दिया गया था? आइए जानते हैं। नमस्कार, आप सुन रहे हैं अक्षर लोग। तो चलिए शुरू करते हैं मुसाफिर कैफ़े का अंतिम भाग। 10 साल बाद मुंबई। कहानियों के सारे सिरे सही से पकड़ने के लिए हमें कई बार बहुत पीछे जाना पड़ता है, तो कई बार बहुत आगे। सुधा अब मुंबई के सबसे बड़ी फैमिली लॉयर में से एक हो चुकी थी। वो एक बड़ी लॉ फर्म की 50% की पार्टनर थी। सारे केसेज में वो जाती भी नहीं। उसकी एक बार केस प्रेजेंट करने की फी बहुत थी। वो खुद बहुत ही सिलेक्टिव केस लेती। मुंबई फिल्म इंडस्ट्री के बड़े से बड़े डिवोर्स के केस सुधा से होकर ही गुजरते थे। वो जब चंदर से कहा करती थी कि वो अकेले मैनेज कर लेगी, तो सही कहती थी। सुधा ने सब कुछ अकेले मैनेज कर लिया था। बच्चा, कोर्ट, पर्सनल लाइफ, फैमिली, सब। लाइफ की सबसे बुरी बात यही होती है, जब वो ऑन पेपर परफेक्ट दिखती है तब होती नहीं है, और जब ऑन पेपर परफेक्ट नहीं दिखती तब परफेक्ट होती है। सुधा ने अपने बेटे का नाम अक्षर रखा। अक्षर नाम के पीछे की कहानी ये थी कि चंदन ने बहुत पहले से ये नाम सोचा हुआ था। हालांकि उसने लड़कियों के कई नाम सोचे हुए थे, लेकिन लड़के के लिए एक ही नाम सोचा था। वो मजाक मजाक में कहता भी था कि लड़का हुआ तो तुम रखना अपने पास, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। उसको पूछो कि लड़की क्यों चाहता है, वो तो हमेशा बोलता कि लड़की होगी तो इसी बहाने वो अपनी बेटी में सुधा का बचपन तो देख पाएगा। सुधा ने चंदर के मन वाला नाम रख के कभी चंदर का हक नहीं छीना। दोनों के बीच इतना गहरा सा कुछ था, लेकिन फिर भी वो साथ नहीं रह पाए। सुधा ने कभी शादी नहीं की, बल्कि उसका लॉ फर्म का पार्टनर विनीत उसको बोलता रहा कि वो कर ले शादी। विनीत और सुधा का रिश्ता कुछ ऐसा था कि हफ्ते में एक दिन सुधा के साथ ही घर पे रुकता। साल में 1-2 बार वो छुट्टियां मनाने साथ जाते। जब विनीत घर पर रुकता, तब रात में सुधा और विनीत एक ही कमरे में सोते। इस बात का क्या मतलब होता है, अक्षर को अभी समझ में आना शुरू नहीं हुआ था। अक्षर अक्सर चंदर की पुरानी किताबों को अलमारी से निकालकर उसकी अंडरलाइंस को छूकर समझने की कोशिश करता। स्कूल में बच्चे सब समझते विनीत ही उसके पापा हैं। सारे फंक्शन में सुधा विनीत के साथ ही आती। कुछ एक बार तो वो अक्षर के स्कूल में एज चीफ गेस्ट भी आ चुकी थी। अक्षर क्लास के बाकी बच्चों की तरह ज़्यादा जिद नहीं करता था। सुधा उसको प्यार से समझा देती थी, वो समझ जाता। वो अपनी एक छुट्टी केवल सुधा के साथ जाना चाहता। लाइब्रेरी की किताबों के बीच रखी 1-2 डायरी में जो नाम चंदन लिखा है वो कौन है, ये पूछना चाहता। वो ये समझना चाहता कि मम्मी को जब कहीं कोई बड़ा अवार्ड मिलता है तो घर लौट कर वो क्यों अक्षर को अपने सीने से चिपका कर घंटों रोती रहती हैं। एक वक्त के बाद हम बड़े से बड़ा दुख तो बर्दाश्त कर लेते हैं, पर छोटी से छोटी खुशी झेली नहीं जाती। क्यों उनके घर में शादी की एक भी फ़ोटो नहीं थी? अपनी नोटबुक के पीछे पापा सब लिख के वो कई बार काट चुका था। वो ये जानना चाहता था कि आखिर पापा शब्द बोलने में लगता कैसा है। पापा बोलते हुए जब ओठ 2 बार मिलते हैं तो ओठों को कैसे लगता है। अपने ही मुँह से पापा बोलकर अपने ही कानों को सुनाई कैसा पड़ता है। सुधा ने ये सोच लिया था कि लाइफ को एक सेकंड चांस लेने के लिए वो विनीत के साथ कुछ दिन रहकर देखेगी। अक्षर जैसे जैसे बड़ा होता जा रहा था, उसके सवाल मुश्किल होते जा रहे थे। वो बिल्कुल चंदर के जैसा कंफ्यूज्ड रहता। यही सब सोचकर सुधा ने अक्षर को बोर्डिंग में डालने का फैसला लिया। उसने अक्षर से 1-2 बार पूछा, लेकिन अक्षर कोई जवाब नहीं देता था। सुधा चूँकि हाई प्रोफाइल लॉयर थी, तो उसके लिए वेलहन बॉयज स्कूल देहरादून या फिर टून स्कूल दोनों के ऑप्शन खुले हुए थे। यही सब देख समझ के सुधा, विनीत और अक्षर देहरादून पहुँचे। हालांकि ये फैसला इतना भी आसान नहीं था जितना सुधा को मुंबई से चलते हुए लग रहा था। अक्षर में कुछ ऐसा था जो घर को पूरा कर देता था। बीच में अक्षर जब कभी स्कूल के टूर पे गया, सुधा को बहुत दिक्कत हुई थी।
चंदर का जाना शायद वो झेल भी इसलिए पाई क्योंकि अक्षर उसके पास था। ये बात सोचकर उसको ये ख्याल भी आता कि उसके पास तो अक्षर है, चंदर क्या किया होगा? उसने शादी की होगी, उसकी अपनी कोई फैमिली होगी। 10 साल पहले फ़ोन पर चंदर ने उसको ये बताया था कि उसने मसूरी में एक कैफ़े लिया है किसी पम्मी के साथ। क्या उन दोनों ने आपस में शादी कर ली होगी? वो चंदर को इतना प्यार करती थी कि वो उसको खोने की हद तक डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी, इसलिए इतने सालों में कभी मसूरी नहीं गई। वो चंदर को इसलिए नहीं फेस करना चाहती थी कि शायद चंदर ने अपनी नई दुनिया बना ली होगी और उसको सुधा को फेस करने में दिक्कत ना हो। इतना गुस्सा, इतनी फ्रस्ट्रेशन आदमी इतने साल तभी अपने अंदर रख सकता है जब बहुत ज़्यादा प्यार हो। प्यार कम होता है तो लोग गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन निकाल के भूल जाते हैं और ज़िंदगी में आगे बढ़ जाते हैं, मूव ऑन कर जाते हैं। प्यार के हज़ारों सालों के इतिहास में मूव ऑन कर जाना सबसे वाहियात खोज है। जो मूव ऑन नहीं कर पाते वो प्यार की असली यात्रा पर निकलते हैं। जिनके आंसू न बहते हैं न सूखते हैं वो ज़िंदगी को करीब से समझ पाते हैं। जिनको गहरी नींद नहीं आती वो समझ पाते हैं कि दुनिया में सुबह से अच्छा कुछ होता ही नहीं। किसी भी चीज़ को हम सही से समझ ही तब सकते हैं जब हम उसको पाकर खो दें। पाकर पाए रहने वाले अक्सर चूक जाया करते हैं। अक्षर का एडमिशन विल्हम्स और टून स्कूल दोनों जगह क्लियर हो गया। सुधा अक्षर को बोर्डिंग में छोड़ते हुए दिखाने के लिए बहुत स्ट्रांग बनी रही, बिल्कुल भी नहीं रोई। अक्षर पे बोर्डिंग आने का कोई ज़्यादा असर नहीं हुआ। वो यहाँ भी उतना ही चुप था जितना मुंबई में रहता था। सुधा रात में होटल में अपने कमरे में पहुँचते ही अपने आप को संभाल नहीं पाई। वो बहुत देर तक रोती रही। विनीत उसको चुप करवाने की 1-2 बार नाकाम कोशिश करता रहा। उस मोमेंट सुधा को लगा कि अक्षर नहीं गया बल्कि चंदर हमेशा के लिए चला गया। सुधा और विनीत की अगले दिन शाम की दिल्ली से फ्लाइट थी। सुबह उठने के बाद सुधा ने विनीत से कहा कि वो अपना प्रोग्राम कैंसिल कर रही है। वो हफ्ते भर रुक कर देखना चाहती है। अगर उसको लगेगा कि वो अक्षर के बिना नहीं रह जा पाएगी तो वो उस लेकर लौट आएगी। विनीत इस बात से थोड़ा इरिटेट भी हुआ क्योंकि अक्षर की बोर्डिंग वाला फैसला लेने में भी सुधा को 1 साल लग गया था। विनीत ने सुधा को समझाया भी कि अगर वो अक्षर से मिलने आएगी तो उसका मन कभी बोर्डिंग में नहीं लग पाएगा। लेकिन सुधा तो सुधा थी, अपने घर पर आ गई तो आ गई। विनीत अब और इंतज़ार करना नहीं चाहता था, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं, कोई सीन क्रिएट नहीं किया। जाने से पहले उसने पूछा भी कि वो भी रुक जाए। वो लोग 2-3 दिनों के लिए मसूरी, ऋषिकेश घूमने जा सकते हैं। लेकिन सुधा ने बोला कि वो अकेले रुकना चाहती है। थक हार कर विनीत दिल्ली की फ़्लाइट लेने के लिए देहरादून से वापस चल दिया। विनीत के जाने के बाद पूरा दिन सुधा ने कमरे में ही गुजारा। बहुत सालों बाद ऐसा हुआ था कि वो बिल्कुल अकेली थी। अपने आप को अकेले में तो भुलाया नहीं जा सकता। उसको कोई भी कॉल पिक करने का मन नहीं था। उसने अपना मोबाइल बंद कर दिया था। सुधा ने बैरे को बुलाकर उससे सिगरेट मंगाई। उसने अक्षर की वजह से सिगरेट पीना करीब करीब छोड़ दिया था। बच्चों को अच्छी आदतें सिखाते सिखाते बड़े भी अक्सर अपनी आदतें बदल लेते हैं। बीच बीच में रहकर उसको रोना आ रहा था। किस बात पे आ रहा था वो समझ भी नहीं आ रही थी। कई बार रोना एक वजह से शुरू होता है और ख़त्म किसी दूसरी वजह पर। उसने सिगरेट मंगा तो ली थी लेकिन पी नहीं पाई। एक दिन बड़ी मुश्किल से बीता। अगले दिन सुबह उठने के बाद उसने सोचा कि वो बाहर घूम के आएगी। वो मॉल रोड पर बहुत देर तक टहलती रही, थोड़ी बहुत शॉपिंग भी की, लेकिन फिर भी आधा दिन ही बीता। इस बीच उसका मन किया कि अक्षर की बोर्डिंग स्कूल जाए। उसको बार बार ऐसा लग रहा था कि शायद अक्षर रो रहा है। अक्षर ऐसे तो रोता नहीं था, लेकिन जब रोता था तो चुप नहीं होता था। किसी तरह दूसरा दिन खिसका। बीच में उसने मोबाइल थोड़ी देर के लिए खोला तो ऑफिस के ईमेल और मैसेज देखकर थोड़ा खींची। विनीत के भी बहुत सारे मैसेज आए हुए थे। वो बार बार यही पूछ रहा था कि वो लौट कब रही है। इस सवाल से उसका मन इतना खराब हुआ कि उसने मोबाइल फिर से बंद कर दिया। आज अकेली सुधा का तीसरा दिन था।
वो सुबह सुबह तैयार होकर फिल्म देखने निकल गई। सालों बाद वो अकेले फिल्म देखने गई थी। अकेले फिल्म जाने में वही वही फिल्म अलग दिखती है। अंधेरे कमरे में पर्दे पर पूरी फिल्म के दौरान अपनी ज़िंदगी के कुछ भूले बिसरे सीन भी दिखाई पड़ते हैं। मूवी हॉल से निकलकर अपने कमरे में लौटने पर उसने अपने बैग से एक पुरानी डायरी निकालकर होटल के लैंडलाइन से नंबर डायल किया, जिससे करीब 10 साल पहले चंदर का फ़ोन आया था। उधर से एक लड़की की आवाज़ आई, नमस्कार, मुसाफिर कैफ़े। सुधा ने कैफ़े सुनकर फ़ोन काट दिया। थोड़ी देर बाद उसने दोबारा कॉल किया। फिर से आवाज़ आई, नमस्कार, मुसाफिर कैफ़े। इधर से सुधा ने पूछा, आप अपना एड्रेस दे सकती हैं और कैफ़े कब तक खुला रहता है? उधर से आवाज़ आई, मैम, कैफ़े हमेशा खुला रहता है। किचन रात के 11 बजे बंद हो जाता है। बाकी आप स्टे करने कभी भी आ सकते हैं। आपके यहाँ स्टे भी कर सकते हैं। हाँ मैम, आप अपनी डिटेल्स नोट करा दीजिए, मैं आपकी बुकिंग लेती हूँ। नहीं, मुझे स्टे नहीं करना, बस आप एड्रेस नोट करा दीजिए। एड्रेस नोट करके सुधा ने फ़ोन काट दिया और होटल से मसूरी जाने के लिए टैक्सी बुक करा ली। सुधा की पूरी रात बेचैनी में गुजरी। उसको पूरी रात लगता रहा कि अक्षर बहुत रो रहा है। हमारी यादों का कुछ हिस्सा इतना काला होता है कि उस पन्ने को खोलते ही रात हो जाती है। अगले दिन सुबह उठते ही उसने अक्षर के स्कूल में फ़ोन करके कन्फर्म किया कि वो सही तो है। स्कूल से पता चला कि अक्षर उन बच्चों में से है जो बिल्कुल भी नहीं रोए। सुधा ने टैक्सी मंगाया और मसूरी के लिए चल दी। रास्ते में शिव मंदिर आने पर ड्राइवर ने सुधा से वहाँ की चाय पीने के लिए पूछा। सुधा ने वहाँ चाय पीते हुए सोचा कि कभी चंदर भी यहाँ जरूर रुका होगा चाय पीने के लिए। वो कहीं भी रुक सकता था। वो अक्सर कहा करता था कि वो मर भी रहा होगा तो यमराज से एक आखिरी प्याली चाय पीने की इजाज़त ले लेगा। मसूरी जैसे जैसे पास आता जा रहा था, वैसे वैसे सुधा की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। चलने के 2 घंटे के अंदर वो मसूरी में हनीमून इन होटल के सामने खड़ी थी। हनीमून इन होटल देखकर उसको याद आया कि चंदर से शादी हुई होती तो यहीं लेकर आया होता। अगले ही मोमेंट उसको ये ख्याल आया कि वो शायद आया भी हो। थोड़ा बहुत पूछकर वो मुश्किल से 20 मिनट में मुसाफिर कैफ़े के सामने खड़ी हो गई। अंदर कुछ टूरिस्ट बैठे हुए थे, कुछ गद्दे पर मज़े से लेटे हुए थे। सामने दीवार पर सैकड़ों फ़ोटो लगी हुई थी। वो उस दीवार के पास गई तो देखा कि सभी फ़ोटो में चंदर और उसके साथ एक बंदी थी। काउंटर पर फ़ोटो वाली बंदी बैठी हुई थी। सुधा समझ गई कि ये पम्मी है। चंदर को वहाँ फ़ोटो में देखकर उसको थोड़ा सुकून मिला, थोड़ी खुशी। वो पास पड़ी सबसे छोटी वाली टेबल पर बैठ गई। पम्मी उसको अकेला देखकर खुद ही मेनू लेकर वहाँ आकर सुधा से ऑर्डर के लिए पूछा, क्या लेंगी आप ही कुछ सजेस्ट कर दीजिए। इस पर पम्मी ने बताया, हमारे यहाँ की कोल्ड कॉफ़ी वर्ल्ड फेमस है, तो वही कर बनवा दीजिए। कुछ टोस्ट भी मिलेगा? हाँ बिल्कुल। पम्मी ऑर्डर लेकर जा रही थी कि इतने में सुधा ने पूछा, ये फ़ोटो में आपके हस्बैंड हैं? पम्मी ने जवाब दिया, नहीं नहीं, इस आदमी से कौन शादी करेगा, कैफ़े में पार्टनर है मेरा। कहाँ से आई हैं आप? मुंबई, मसूरी घूमने। नहीं, अपने बेटे के एडमिशन के लिए देहरादून तक आई थी तो सोचा 1-2 दिन का ब्रेक ले लूँ। आपके पार्टनर कहीं दिख नहीं रहे। कौन? चंदर? वो ट्रैकिंग पर गया हुआ है, कल तक आएगा। आप हमारे यहाँ एक दिन रुकते क्यों नहीं? ट्रस्ट में, बहुत अच्छा लगेगा आपको। आपके हस्बैंड भी हैं साथ में? पम्मी ने पूछा। नहीं, मैं अकेले हूँ, बुकिंग कर दीजिए आप मेरी। पम्मी ने काउंटर पर जाकर चेक किया, लेकिन उस दिन एक भी कमरा खाली नहीं था। वो कॉफ़ी सर्व होने के बाद सुधा की टेबल पर आकर बताया, कोई भी रूम अवेलेबल नहीं है, लेकिन वो उसके साथ उसके घर में रुक सकती है। वैसे भी चंदर कल लौटेगा और कल सुबह एक कमरा खाली हो जाएगा। सुधा को थोड़ा अजीब तो लगा, लेकिन उसने हाँ कर दिया। अरे लीजिए, हमारी इतनी बात हो गई, आपका नाम भी नहीं पूछा मैंने, पम्मी ने कहा। सुधा। पम्मी एक सेकंड को थोड़ा ठिठकी। अपने मन में एक बार सोचा कि कहीं ये वही सुधा तो नहीं, लेकिन तभी कुछ कैफ़े का काम आ गया और इन सब के बीच
मैं वो इस बात पे इन सब के बीच में वो इस बात पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाई। इस बीच जब पम्मी कैफ़े के काम में बिजी हो गई तो सुधा सामने किताब की अलमारी देखने लगी। वहाँ रखी हुई कुछ किताबों को वो पहचानती थी। उसमें से एक किताब निकालकर वो पन्ने पलटने लगी। किताब के आखिरी पन्ने पर एक तारीख पड़ी थी। चंदर की आदत थी वो किताब जिस दिन ख़त्म करता था वो कुछ किताब के आखिरी पन्ने पर लिख दिया करता था। सुधा ने किताब के कुछ पन्ने पलटकर एक अंडरलाइन को छुआ। उसे ठीक ऐसा लगा जैसे सालों बाद उसने चंदर को छू लिया हो, उसका सिर सहला लिया हो। सुधा का पूरा दिन मुसाफिर कैफे में चंदर की जगह को महसूस करते बीता। शाम को पम्मी उसको अपने घर ले आई। घर में घुसते ही उसे सामने की दीवार पर चंदर और पम्मी की एक तस्वीर लगी दिखी। तस्वीर देखते ही उसको अपने रुकने वाले फैसले पर थोड़ी खौफ हुई। कमरे में चंदर का थोड़ा बहुत सामान फैला हुआ था। वैसे ही 2-3 किताबें फैली हुई थी। वो 2-3 किताबें एक साथ शुरू कर देता था। पम्मी सुधा को चंदर वाला कमरा दिखाकर नीचे कैफे में चली गई। पम्मी के जाते ही सुधा चंदर के बेड पर लेटकर ऊपर छत को देखते हुए जाने क्या क्या सोचने लगी थी। थोड़ी देर लेटकर वो सामने बालकनी में चली गई। सामने वाला पहाड़ उसको देखकर मुस्कुरा उठा जैसे सालों से उसका इंतजार कर रहा हो। बालकनी में रखी कुर्सी पर बैठकर पिछले 10 सालों के बारे में सोचने लगी थी। इस बीच उसे कब नींद आ गई पता नहीं चला। शाम को कई सारे गेस्ट बैठकर बालकनी में बोन फायर कर रहे थे। खूब सारा गाना बजाना हो रहा था। पम्मी भी कुछ गाने की कोशिश करती रही लेकिन बार बार गाना भूल जाती। जब भी वो गाना भूलती तो बोलती, चंदर को आगे का पूरा गाना याद है, वो हमेशा याद दिला देता था। ठीक इसी मोमेंट सुधा ने सोच लिया कि अगले दिन सुबह वो बिना चंदर से मिले लौट जाएगी और विनीत के साथ शिफ्ट हो जाएगी। उसको कोई हक नहीं इतने साल बाद लौटकर चंदर की लाइफ में फालतू कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करने का। बोन फायर में बहुत कम आग बची थी, मुश्किल से 10 मिनट की। बालकनी से सबके जाने के बाद पम्मी ने सुधा से कहा, तुम वही सुधा तो नहीं जिसका इंतजार चंदर आज भी कर रहा है। सुधा कोई जवाब नहीं देती। कोई जवाब न पाकर पम्मी ने दोबारा कहा, किताब की अलमारी से तुमने किताब निकालकर जिस तरह किताब के आखिरी पन्ने को छुआ था, मैं तभी समझ गई थी तुम वही सुधा हो। सुधा ने अब भी कुछ नहीं बोला। इसके बाद पम्मी ने भी कुछ नहीं कहा। लंबी खामोशी के बाद सुधा ने कहा, मैं कल सुबह चंदर के आने से पहले चली जाऊंगी। पहाड़ फूंक फूंक कर बोन फायर की आग को बार बार जला दे रहा था। लकड़ी की आग बुझते बुझते बार बार जल जा रही थी, हर बार पहले से तेज। अगले दिन सुबह पम्मी जल्दी उठकर नीचे कैफे में चली गई। जब चंदर आया तब पम्मी ने उसको बताया कि एक गेस्ट ऊपर है, वो चाय लेता जाए। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं हुआ था कि पम्मी ने गेस्ट को अपने घर में रुकवा दिया हो। वो पहले भी कई बार ऐसा करती रही थी, इसलिए चंदर को कुछ ऑकवर्ड नहीं लगा। वो चंदर को अभी सुधा के बारे में कुछ नहीं बताती। चंदर चाय लेकर ऊपर घर में पहुंचा। सुधा आराम से बालकनी में बैठ के पेपर पढ़ रही थी। चाय रखने के बाद चंदर ने सुधा का चेहरा देखा। एक मोमेंट होता है जिसके बारे में लोग बोलते हैं कि दुनिया कभी कभी चलते हुए एक पल को रुक जाती है। ये वही मोमेंट था जिसकी तैयारी दुनिया 10 साल से कर रही थी। इस मोमेंट में 10 साल की बर्फ जमी हुई थी। चंदर को कुछ समझ नहीं आया कैसे रिएक्ट करे। कैसी हो? ठीक हूँ। इतनी सी बात के बाद उन दोनों की बड़ी देर तक कुछ बात नहीं हुई। सुधा ने ही चाय की एक सिप लेने के बाद बोला, बस कुछ और नहीं पूछना, 10 साल बाद मिलने पर बातें खत्म हो जाती हैं क्या? बातें इतनी हो जाती हैं कि समझ नहीं आता कि शुरू कौन सी बात से करें। यहाँ का मौसम बहुत ठंडा है। जब बातें ना बची हों तो मौसम के बारे में बात कर लेनी चाहिए। उससे क्या होगा? लगता रहेगा कि बातें अभी खत्म नहीं हुई हैं। वैसे बदले नहीं तुम बिल्कुल। इतना तो बदल गया हूँ। कितना बदल गए हो बताओ ज़रा। मेरा छोड़ो, तुम तो बदल गई हो। कितनी मोटी हो गई हो तुम। हाँ, थोड़ी सी मोटी हुई हूँ। सही लगा था मुझे। क्या? यही कि बिल्कुल भी नहीं बदले तुम। यहाँ का मौसम बड़ा ठंडा है ना।
चंदर ये बोलकर हंसने लगा। इसके बाद दोनों में बातें तो नहीं होती। थोड़ी देर तक बाहर के ठंडेपन की भाप और गर्म चाय का कोहरा मिलकर एक होने लगे। चाय खत्म करने के बाद सुधा ने ही शुरू किया। पम्मी से शादी क्यों नहीं की? इतनी अच्छी तो है वो। हाँ, तुमसे ये बहुत अच्छी है। बताओ ना, शादी क्यों नहीं की पम्मी से? तुमसे डिवोर्स नहीं लिया था ना? हमारी शादी कब हुई कि डिवोर्स होता? इतनी बार तो हुई थी शादी हमारी। कब? मुझे भी बताओ। सुधा ने थोड़ा चौंक कर पूछा। जब घर आकर तुमने पीजी नहीं जाने का फैसला किया था, तब पहली बार हमारी शादी हुई थी। जब जब समंदर के किनारे टहलते हुए तुम मुझे बिना बताए रोई थी, तब हुई थी हमारी दूसरी शादी। जब तुमने रोने की एक्टिंग नहीं की थी और तुम्हें सही में रोना आया था और ये बात समझ गया था, तब हुई थी हमारी तीसरी शादी। जब अलमारी के लिए लड़ाई की थी तुमने, तब हुई थी हमारी चौथी शादी। जब रोज़ रात में लाइट ऑफ करने के लिए तुम बहाने बना देती थी, तब हुई थी हमारी पांचवी शादी। जब अंडमान जाने से पहले तुमने मेहंदी लगवाई थी, तब हुई थी हमारी छठी शादी। जब दिवाली पर पहली बार साड़ी पहन पूजा की थी तुमने, तब हुई हमारी सातवीं शादी। जब तुमने बताया था कि तुम प्रेग्नेंट हो, तब हुई थी हमारी आठवीं शादी। जब उस दिन तुमने फ़ोन पर तुमने अबॉर्शन का झूठ बोला था, तब हुई थी हमारी नवीं शादी। मुंबई छोड़ने के बाद से हर एक दिन जो हमने एक दूसरे के साथ इंतज़ार में गुजारे, उतनी बार हुई हमारी शादी। शादी के लिए बैंड बाजा पंडित ज़रूरी तो नहीं, ये बात मुझे समझ तो आई, लेकिन देर लगी। सुधा, हमारी शादी इतनी बार हो चुकी है कि एक जन्म तो तुमसे डिवोर्स ही लेने में चला जाता। तुमको पता था हमारे बेटे के बारे में? हाँ, फिर भी मिलने नहीं आए? इसका कोई जवाब नहीं है मेरे पास। क्या क्या नाम रखा तुमने? अक्षर। ये बोलने के बाद सुधा की ये सुनने के बाद चंदर की उदासियां और आंसू मिलकर एक हो गए। चंदर भरे गले से पूछा, उसकी शक्ल तुमसे मिलती है ना? हाँ, थोड़ी थोड़ी, लेकिन नाक तुमसे मिलती है। तुम्हारे जैसा ही कंफ्यूज रहता है, तुम्हारी किताबों के अंडरलाइन के मतलब पूछता रहता है। चंदर को ये सुनकर किसी बात का सुकून हुआ। उसने सुधा को अक्षर की फ़ोटो दिखाने के लिए कहा। फ़ोटो दिखाने के लिए सुधा ने जैसे ही अपना मोबाइल खोला, उसमें विनीत की 39 मिस कॉल पड़ी हुई थी। 15-20 मैसेज थे। विनीत के आखिरी मैसेज में लिखा था कि अक्षर को चोट लग गई है, पैर में फ्रैक्चर है, वो हॉस्पिटलाइज्ड है। सुधा ने तुरंत विनीत का फ़ोन किया। विनीत बहुत चिल्लाया और बताया कि कल रात से वो कितना परेशान था। वो बस दिल्ली की फ़्लाइट लेने ही वाला था, उसको देहरादून पहुँचते पहुँचते रात हो जाएगी। सुधा ने उसको चलने से मना किया है और कहा कि वो तुरंत हॉस्पिटल जा रही है। चंदर सुधा को लेकर तुरंत देहरादून के लिए चल दिया था। रास्ते भर सुधा रह रहकर अपने आप को मोबाइल बंद करने की वजह से कोसती रही। चंदर उसको समझाने की कोशिश करता रहा। 2 घंटे के अंदर दोनों हॉस्पिटल पहुंच गए। हॉस्पिटल में डॉक्टर ने बताया, परेशान होने की कोई बात नहीं है, रात भर बहुत दर्द था, इसलिए नींद की दवा दी हुई है। 3-4 घंटे तक असर रहेगा। 2 जगह फ्रैक्चर हैं। रिकवरी में कम से कम 1 महीना लगेगा। सुधा के ये पूछने पर कि हुआ क्या था, पता चला कि किसी बच्चे ने पहली मंजिल से धक्का दिया था। ये सुनते ही सुधा ने अगला फ़ोन स्कूल को करके सुनाना शुरू कर दिया। चिल्लाते चिल्लाते गुस्से से सुधा के आंसू बहने लगे थे। स्कूल वालों पर केस करने की धमकी दे रही थी। इधर चंदर एकदम चुपचाप था। वो सुधा को कंट्रोल में ना आते देख उसके हाथ से फ़ोन लेकर अपने पास रख लिया था। वह अक्षर के बेड के पास जाकर वहीं स्टूल पर बैठ गया और सुधा को भी वहीं बैठने का इशारा किया। उसने अक्षर की नाक को छूकर देखा और उसके माथे पर हाथ रखकर धीरे धीरे बीते हुए 10 सालों को सहलाता रहा। चंदर अक्षर को देख रहा था और सुधा चंदर की आंखों को। चंदर ने बहुत धीरे से कहा, इसका माथा बिल्कुल तुम्हारे जैसा है। ये सुनकर सुधा ने कहा, मालूम है तुम्हारी सबसे ज़्यादा याद कब आई? कब? जब अक्षर 8वें महीने में था। रात रात भर ये पेट में लात मारता रहता था। तब लगता था कि तुम्हें मेरा पेट सहलाने के लिए होना चाहिए। तुम लौटे क्यों नहीं? नहीं लौटा इसलिए गुस्सा हो मुझसे? हाँ बहुत। बताओ तुम लौटे क्यों नहीं? क्योंकि मुझे मालूम था एक दिन तुम आओगी, जब बुला लोगी। इतना भरोसा था। भरोसे से ज़्यादा आदत थी तुम्हारी।
जब कभी कोई भी शक्ल बहुत ध्यान से देखता था तो तुम दिखने लगती थी। मुसाफिर कैफ़े बनने के पहले दिन से तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था। अब लौट आओ। बड़ी मुश्किल से सालों में जाकर अपनी आदतें बदलती हैं। बड़ी मुश्किल से सालों में जाकर अपनी आदतें बदली हैं। अब लौटना मुश्किल है। चंदन ने ये बोलकर अक्षर के हाथ को अपने हाथ में लेकर उसके हाथ की लकीर से अपने हाथ की लकीर मिलाने की कोशिश करने लगा। सुधा चंदर के पड़ोस में आकर बैठ गई। अक्षर और चंदर के हाथ को एक साथ लेकर चूम लिया। सामने अस्पताल की घड़ी में सुई 1 सेकंड चलना भूल गई। आने वाले पल ने जाने वाले पल को गले लगा लिया। 2 पल मिलकर ठहर गए। 2 बजे के आसपास अक्षर की नींद खुली। उसने सुधा को पास देखकर पहली बात कही, मम्मी, हॉस्टल में नहीं रहना। डॉक्टर ने सब चेक करके बताया कि वो अक्षर को ले जा सकते हैं, लेकिन अभी इससे मुंबई तक ट्रैवल नहीं कराया जा सकता। सुधा ने अक्षर से पूछा है कि कैसे हुआ था। अक्षर ने बताया कि उसको किसी ने धक्का दिया था। उसके बाद का उसको कुछ याद नहीं। चंदर सुधा और अक्षर को लेकर मुसाफिर कैफ़े आ गया था। पम्मी अक्षर को देखकर ऐसे खुश हुई जैसे उसका अपना बच्चा घर आया हो। अक्षर अलमारी की कुछ किताबें पहचानता था। उसने उन किताबों को देखकर पूछा, ये वही अंकल हैं क्या जिनकी किताबें हमारे घर पर छूट गई हैं? सुधा ने कोई जवाब नहीं दिया। चंदन ने कहा, हाँ, मेरी ही किताबें हैं, आपके यहाँ छूट गई हैं। आपका और भी बहुत सारा सामान छूटा हुआ है घर पे। पूरी अलमारी में आपके कपड़े छूटे हुए हैं। आपका नाम चंदर है ना? हाँ, तुम्हें कैसे पता? आपकी कई सारी डायरी भी हैं घर पे। आप किताब के एंड में डेट क्यों डालते हैं? आप किताब को अंडरलाइन करके गंदा क्यों करते हैं? आपके स्कूल में बताया नहीं किसी ने कि ये बैड मैनर्स होते हैं? वैसे अंकल, आपकी हैंडराइटिंग बहुत पुअर है। आपकी टीचर आपको डांटती नहीं थी? ये सुनकर सुधा, चंदर और पम्मी तीनों हंस दिए। अक्षर का चंदर को अंकल बोलना पम्मी को थोड़ा खटका। चंदर को थोड़े से ज़्यादा खटका था और सुधा को सबसे ज़्यादा खटका था। सुधा ने एक हाथ से अक्षर का हाथ पकड़कर दूसरे हाथ से अक्षर का माथा सहलाते हुए कहा, ये पापा हैं। इस पर अक्षर मम्मी की तरफ देखकर अपनी आंखों में दुनिया की सारी मासूमियत भर के पूछा, ये पापा हैं? तो पम्मी आंटी कौन हैं? ये सुनकर सुधा ने बताया, पम्मी आंटी आपकी बड़ी मम्मी हैं। तुम भी मम्मी? पम्मी आंटी भी मम्मी। ये सुनकर सुधा ने पम्मी की तरफ देखकर कहा, हाँ, जो बहुत लकी होते हैं उनकी 2 मम्मियाँ होती हैं। ये सुनकर अक्षर चंदर के जैसे ही थोड़ा सा कंफ्यूज हुआ और पूछा, आप तीनों की शादी कब हुई थी? अक्षर के ये बोलते ही पिछले 10 साल की उदासी हवा में घुलकर गायब हो गई थी। पम्मी, सुधा और चंदर तीनों एक दूसरे को देखकर जोर से हंसने लगे। अक्षर को ज़्यादा कुछ समझ नहीं आया। सबको खुश देखकर उसने कहा, मम्मी, बड़ी मम्मी और पापा, चलो मुझे जोर से गले लगा लो। तीनों को एक साथ अक्षर से गले मिला देख मुसाफिर कैफ़े मुस्कुरा उठा। मुसाफिर कैफ़े अपने नए मुसाफिर पाकर खुश था। रास्ते केवल वो भटकते हैं जिनको रास्ता पता हो। जिनको रास्ता पता ही नहीं होता, उनके भटकने को भटकना नहीं बोला जाता है। अक्षर अब देहरादून में नहीं, मसूरी में पढ़ता था। हर संडे अक्षर बच्चों के साथ बैठकर अपने पापा से कहानी सुनता। रस्किन बॉन्ड अंकल उसके फेवरेट थे। जब भी वो आते तो उनसे उनकी कहानियों के बारे में तमाम सवाल पूछता। अक्षर को पंचतंत्र की बहुत सी कहानियाँ याद थी। अक्षर के मुसाफिर कैफ़े में आने के बाद से मुसाफिर कैफ़े की कोई खाली जगह भर गई थी। अम्मी को अक्षर के आने से लाइफ के नए मायने मिल गए थे। वो जब घूमने जाती तो अक्षर को लेकर जाती। अक्षर जब उसको बड़ी मम्मी बोलता तो पम्मी की ज़िंदगी से सारी शिकायतें दूर हो जाती। चंदन ने सालों बाद फिर से अपनी अधूरी किताब को लिखना शुरू कर दिया था। चंदर को समझ आ चुका था, ज़िंदगी की किताब में एंड नहीं, केवल नई शुरुआत मैटर करती हैं। सुधा ने अपनी नई लॉ फर्म खोल ली थी। वो साल में 3-4 महीने मसूरी में रहती और 1 महीने के लिए अकेले कहीं घूमने जाती, अपना मुसाफिर कैफ़े ढूंढने। हमारे सब जवाब हमारे पास खुद हैं। वे बात समझने के लिए अपने हिस्से भर की दुनिया भटकनी पड़ती ही है।
बिना भटके मिली हुई मंजिलें और जवाब दोनों ही नकली होते हैं। वैसे भी ज़िंदगी की मंजिल भटकना है, कहीं पहुंचना नहीं। तो दोस्तों, यहीं पर समाप्त होती है मुसाफिर कैफ़े की खूबसूरत और भावनाओं से भरी यह यात्रा। उम्मीद है कि इस कहानी के किरदार, उनके फैसले, उनके एहसास आपके दिल को भी छू गए होंगे। अगर यह ऑडियो बुक आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखें और ऐसे ही बेहतरीन हिंदी साहित्य और ऑडियो बुक सुनने के लिए अच्छा लोग को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली नई कहानी के साथ, तब तक सुनते रहिए और जुड़े रहिए। नमस्कार।